Morning everyone, welcome to this video. Student, we are again continuing with chapter 11, that is natural calamities, and today we are starting with tsunami. Tsunami beta आपने नाम सुना होगा. It is a Japanese word that means harbor wave, right? It is named so because these areas cause maximum damage. जो सी कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, right? Damage to the harbor. It is a series of waves that arises due to an earthquake. ये earthquake की वजह से ये लगातार आने वाली जो waves हैं, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक की वजह से जो लगातार वेव्स बनती हैं सी और ओशन में, तो उन वेव्स को कहते हैं सुनामी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं. ओके, दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी डायरेक्शन में मूव करती हैं फ्रॉम द डिस्टर्बेंस. जिस जगह में डिस्टर्बेंस हुआ है सी में और सी बेड में, ओशंस में जहाँ डिस्टर्बेंस हुआ है उस एरिया से वो सारे चारों तरफ क्या करती है, मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं वेव्स. इफ़ यू आर डीप इन द ओशन, अगर आप ओशन में कहीं बीच में है, अ सुनामी कुड पास अंडर योर बोट, आपके बोट से होते हुए सुनामी जा सकती है. यू कुड हार्डली नोटिस, आपको नोटिस नहीं होगा लेकिन सुनामी आपके बोट से गुजर सकती है. दिस इज़ बिकॉज द ओशन बॉटम इज़ वेरी डीप, क्योंकि ओशन के जो बॉटम होता है बहुत डीप होता है. बट एज द वेव गेट क्लोजर टू लैंड, लेकिन जब वही वेव जब वो लैंड में पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा शैलो हो जाती है. इट रिजल्ट इन हाई वेव्स, वो बहुत ज़्यादा हाई वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है. सम सुनामीज़ कैन रीच द हाइट ऑफ 100 फीट. इवन कुछ सुनामी जो वेव्स होती हैं वो 100 फीट तक आपकी पहुंच जाती हैं. बाय द टाइम दे रीच द शोर एंड मे अटेन स्पीड ऑफ ओवर 750 किलोमीटर आवर. मतलब शोर यानी कि आपके एंड तक सी कोस्टल एरियाज तक पहुंचते पहुंचते सुनामी की जो वेव्स की जो हाइट है वो 100 फीट तक हो जाती है. और 100 फीट की हाइट होना मतलब उसकी स्पीड बहुत फास्ट होना, मतलब उसकी जो ट्रैवलिंग है this will be too fast. It is over 750 किलोमीटर पर आवर. तो सोचो 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वाटर आपके सुनामी के रूप में, वेव्स के रूप में आएगा तो कितना डिस्ट्रक्शन करेगा. तो इट इज़ टू डिस्ट्रक्टिव. One more, cyclones and floods. These are also the water body destruction. A cyclone is a powerful weather phenomenon, often a rolling storm. साइक्लोन में क्या होता है, आपका जो स्ट्रोम होता है जब वो घूमता है, जिसको हम बवंडर भी कहते हैं, राइट. तो ये जो बवंडर है, बवंडर जिसे कहते हैं हवा का, जब हवा घूमती है, लाइक जो हवा के साथ हवा जब एक घुमावदार वे में, मतलब फ्लड वेदर जब एक ऐसे इस रूप में आता है, साइक्लोन्स आते हैं जो मतलब कि स्ट्रोम, अब क्या कहेंगे, तूफ़ान कह सकते हो आप उसको. स्ट्रोम इसका तूफ़ान. जब तूफ़ान जब एक घुमावदार मतलब एक डायरेक्शन लेता है तो वो साइक्लोन कहलाता है. सर्कुलर फॉर्म में जब घूमता है, स्पायरल फॉर्म में जब घूमता है, जब विंड ब्लो करती है लेकिन स्पायरल फॉर्म में जब ब्लो करती है तो इट हैज़ टू मच ऑफ पावर, राइट. इट सर्कल्स इन अ स्पायरल पैटर्न. स्पायरल पैटर्न में ये सर्कल करता है विद द विंड ब्लोइंग एट द हाई स्पीड अकम्पेन्ड बाय द रेन. साथ में रेन भी होती है, राइट. इट इज़ अ कॉमन साइट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया. और इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि आपका केरल हो गया, ऐसे एरियाज में ये चीज़ें देखने को नॉर्मली मिल जाती हैं, राइट. क्योंकि ये ज़्यादा बवंडर वगैरह जो है ये कोस्टल एरियाज़ में ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा का जो विंड का जो बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. दिस कॉजेज फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज. इसके कारण जो बवंडर है सब पानी भी लेके आता है तो उसके कारण फ्लडिंग भी होती है कोस्टल एरियाज में. एज अ स्ट्रॉन्ग विंड कॉज हाई टाइडल वेव्स, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो बहुत ज़्यादा जो हाई टाइड्स बनाती है, हाई टाइडल वेव्स बनाती हैं. और द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द रेन डैमेज मैनी हाउस. और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है जो कि साइक्लोन के रूप में आती है, ये आपके बहुत सारे घरों को और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है. ड्यू टू हैवी रेनफॉल द लेवल ऑफ रिवर वाटर स्टार्ट्स राइजिंग. क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होती है, दैट्स वाई जो आपका लेवल होता है रिवर का वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है और वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है. ओवरफ्लो मीन्स वो अब
जो उसका एक एरिया है उससे बाहर आना शुरू हो गया, उसका पानी बाहर आएगा तो क्या होगा, जो आसपास के जो विलेजेस होंगे, आसपास के नियर बाय जो लोग होंगे जो बसे हैं नदियों के किनारे, वो सारे के सारे उनको बहुत नुकसान होगा, उनकी लाइफ का, उनके जो भी गुड्स वगैरह का, लाइक सबका नुकसान होगा, राइट। और उस चीज़ को रीस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो इट इज़ अ टोटल destruction for those people, those are living near these harbor areas, these coastal areas, these in the river areas. They are in high risk in this type of situation. Okay, cyclones and floods. Now, effects of natural calamities. Natural calamities cause devastation of the lives of living organisms. Some important effect of natural calamities are loss of life of million people. Of course, ठीक है, ये जो नेचुरल आपदा, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है। और हर साल होता है ये सब चीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ हर साल आती हैं और लोग इससे सफ़र करते हैं फ्रॉम अ सीरियस इंजरीज विच मेक देम परमानेंट हैंडीकैप्ड। बहुत सारे लोग परमानेंट क्या हो जाते हैं, हैंडीकैप, एंड मतलब वो अपंग हो जाते हैं पूरे ज़िंदगी भर के लिए। उनके मतलब किसी का कोई इस इंजरी में किसी का कोई हाथ चला गया, पैर चला गया, तो वो असहाय हो जाते हैं, राइट। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग रोड्स, वाटर वर्क्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड। अब ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय जाती है। अब आप नेचुरल क्लैमिटीज़ को जब नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा लॉस करती है। जैसे आपकी बिल्डिंग्स जो हम बना रहे हैं, लेकिन नेचुरल एक बार बाढ़ आ गए, कुछ आ गया तो सब तबाह हो जाएगा, राइट। रोड्स का सब कुछ, सब प्रॉपर्टी आपकी लॉस हो जाएगी। सो आपके जो वाटर सिस्टम होगा, सैनिटेशन सिस्टम होगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड, समटाइम्स स्नैप्ड इलेक्ट्रिक वायर्स, इवन आपकी जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो पोल्स वगैरह सब उखड़ जाते हैं, राइट। और आग लग जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी में एकदम से असर पड़ेगा इलेक्ट्रिक वायर्स में, तो वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किटिंग भी करेंगे और फायर भी लगेगी उसमें, राइट। तो फैक्ट्रीज़ में बहुत सारा डैमेज जाता है। इवन आपके जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लाइक क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, उनको बहुत सारे लॉसेस होते हैं, हमारे कंट्री की इकनॉमी को बहुत लॉस होता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स। डिसरप्शन ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ बिल्कुल इतर पितर, जैसे बहुत तितर पितर हो जाती है, लाइक क्या कहते हैं उसको, कि मतलब अनबैलेंस्ड हो जाती है, कुछ नहीं, मतलब आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको भी गेट कर पाना मुश्किल हो जाता है ऐसे एरियाज़ में। बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड की कमी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप रोड्स जब टूट जाएंगी तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड होगी। कम्युनिकेशन, आपका जब कुछ नहीं बचा है, इलेक्ट्रिक वायर्स तक नहीं बची है, तो कम्युनिकेशन कहाँ से बचेगा, राइट। कोई पोल्स नहीं बचेगा तो कैसे बचेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब आपका डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आपका ख़त्म हो जाता है। आर सीवियरली इफेक्टेड, पीपल गेट आइसोलेटेड, पीपल जो है, लोग जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं एक किसी कैंप्स में, किसी जगह, राइट। वो होमलेस हो जाते हैं, दे डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, फूड, वाटर, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव ऑल फैसिलिटीज़ एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, तो अगर आपकी सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होगी, हेल्दी फूड नहीं मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, जिससे कि क्या रिजल्ट होगा, आपका आउटब्रेक ऑफ फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज़। तो खाने की कमी से और पानी की कमी से, पानी की गंदगी से ये जो आपको बीमारियां होंगी वो होनी शुरू हो जाएंगी उस एरिया में, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, गैस्ट्रोन्यूट्रिट्स हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको ये, जिससे कि डेथ रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आपका जो ये डिस्ट्रक्शन है, ये नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, उस सिचुएशन में आपकी ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। इमोशनल ट्रॉमा अलग से होता है, ठीक है। अब किसी का सब कुछ चला जाए, अपनी लाइफ, अपने लोग, घर टूट गया, सोचो आप अगर, तो
उस इंसान के माइंड में जो ट्रॉमा होगा, इमोशनल ट्रॉमा होगा, वो किस लेवल का होगा, उसका मेंटल जो लेवल होगा उस वक्त वो किस लेवल का होगा, वो कितना इमोशनल हो जाएगा उस वक्त कि लाइक उसको उसके लव्ड वंस, उसके बिलोंगिंग्स, उसकी प्रॉपर्टी सब खत्म हो गई, तबाह हो गई है, तो जीने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी उस इंसान की। तो इस लेवल का ट्रॉमा वो फेस करते हैं, इमोशनल ट्रॉमा वो फेस करते हैं। दे फील हेल्पलेस, क्योंकि वो अपने आप को हेल्पलेस समझेंगे। ऑफकोर्स कोई भी इस सिचुएशन में आएगा तो वो अपने आप को हेल्पलेस समझेगा एंड टेक लॉन्ग टाइम टू गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। और अपनी नॉर्मल लाइफ में आने में बहुत समय लग जाता है, राइट। नेचुरल डिजास्टर लीव इन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट इन माइंड्स ऑफ विक्टिम। जो इस नेचुरल डिज़ास्टर को फेस करते हैं, जो लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं, उनके दिमाग में, उनके माइंड में ये चीज़ें हमेशा के लिए छूट जाती हैं, हमेशा के लिए असर कर जाती हैं, राइट। और उसको दोबारा से अपनी लाइफ को रिबिल्ड करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम एंड इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम। सो सेफ्टी टिप्स ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़। क्या सेफ्टी टिप्स हैं जब नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, तो क्या सेफ्टी टिप्स हैं? नेचुरल क्लैमिटीज़ स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। हमारी जो ये नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, इससे क्या होगा, अब इतना सारा नुकसान होगा तो ऑफकोर्स कंट्री पे भी असर पड़ेगा। जब लोगों पे असर पड़ेगा तो लोगों से ही क्या बनी है, कंट्री बनी है, उनकी प्रोग्रेस पे भी असर पड़ेगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू जॉइन हैंड इन द टाइम ऑफ द नीड। तो क्या इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने हाथ सब मिला लें, राइट, टू जॉइन द हैंड्स एंड ट्राई टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली, और उस प्रॉब्लम को फेस करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोरोना कोविड-19 की ये प्रॉब्लम, ये भी एक पेंडेमिक था, ये एक पेंडेमिक था, राइट। तो एक बीमारी थी जो कि फैली, सब जगह फैली, लेकिन जब तक इसका कोई इलाज नहीं, जब तक कोई वैक्सीन नहीं थी, तब तक क्या था हमारे पास, एक विल पावर टू स्टैंड विद ईच अदर, सबके साथ खड़े रहे और इस प्रॉब्लम को फेस करें, जो भी उसकी प्रिकॉशंस है उनको ले। दैट्स वाई हमने भी आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, टू sanitize your hands, do not eat with other, do not touch anything near in public place, in anywhere, and wash your hand regularly. These type of instruction we also given you. Like, so whenever you get in situation like this, you have to be brave and you have to follow all instruction, and we should unite with others to face with any problem. It requires planning ahead to minimize the damage and destruction. जब भी कोई नेचुरल क्लाइमिटी होती है तो वो तो आपदा तो आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम तो आ चुकी है, पर उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, उस डिस्ट्रक्शन, उस डैमेज से कैसे बाहर निकला जाए, उसको कम कैसे किया जाए, उस जो लॉस है उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फ्यूचर कभी ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, नेचुरल क्लैमिटीज़ क्यों होती हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, राइट। वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर, द रूल ऑफ द नेचर। सो जस्ट लाइक वी आर कटिंग द टू मच ऑफ प्लांट्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, we have to stop disturbing the nature. So plant more trees. Some calamities are caused by man's disturbance with nature. क्योंकि कुछ calamities इसलिए आती है सिर्फ क्योंकि इंसान क्या कर रहा है, नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लाइक मैसिव डिफॉरेस्टेशन। अब पहाड़ों में जो पहाड़ इतने स्लोप्स हैं, वहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ऑफकोर्स जो वहाँ की सॉइल होगी वो लूज हो जाएगी, एंड देन दैट्स वाई द लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण। So that's why we should avoid these type of thing and we should encourage afforestation. Forests not only they clean the air you breathe but also hold the soil tightly. आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट सिर्फ एयर को ही क्लीन नहीं करते हैं, जिस एयर को आप ब्रीथ कर रहे हैं उस एयर को ही क्लीन नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो होल्डिंग द सॉइल टाइटली। वो आपकी जो सॉइल है उसको टाइटली होल्ड भी कर रहे हैं।
दैट्स वाई द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लीड्स टू लैंडस्लाइड। इसीलिए जो आपका जब ट्रीज कट डाउन होते हैं तो लैंडस्लाइड का रीज़न एक ही है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। एंड द फ्लड्स, जो फ्लड्स आते हैं, दिस इज़ द ओनली रीज़न। जब आपकी सॉइल क्या होगी, लूज होगी, जो आपकी सॉइल लूज होगी तो फ्लड्स आएगा, तो ऑफ कोर्स वो एरिया पूरा डिवास्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इट्स ऑब्वियस। बिल्ड सेफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। और आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं कि जब भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो सेफ बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। द फॉल्ट लाइन ऑन द अर्थ क्रस्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। अब जिस प्लेस पे आप घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उस प्लेस को आपको चेक करना चाहिए। मतलब इट मीन्स फॉल्ट लाइन वहाँ पे चेक करनी चाहिए कि कहीं वो फॉल्ट लाइन में तो नहीं बन रहा है। फॉल्ट लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जहाँ से अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। इन एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जो एरियाज अर्थक्वेक के लिए क्या है, सेंसिटिव है, उन एरियाज को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और वहाँ पे बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को नहीं डिज़ाइन करना चाहिए। शुड बी डिज़ाइन इन द वे दैट दे डू नॉट अलाउड कोलैप्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और हम ऐसा कर सकते हैं कि उस एरिया में बिल्डिंग्स और ब्रिजेस ऐसे बने कि वो आपस में टकराए नहीं, और इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो टूटे नहीं, ताकि हमारी प्रॉपर्टी को और हमारी लाइफ को नुकसान ना पहुंचे। टेक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर अर्थक्वेक। हमें, अब अर्थक्वेक एक नेचुरल क्लैमिटी है, जब भी वो आती है उसके दौरान भी और उसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। वी शुड नॉट एंटर बिल्डिंग इवन आफ्टर अर्थक्वेक स्टॉप्स। चाहे अर्थक्वेक स्टॉप हो गया है, हमें बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए, as the building could be damaged or aftershock can occur after some hours or even days after massive earthquake। आपको पता होना चाहिए कि चाहे अर्थक्वेक बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि अर्थक्वेक के कारण जो बिल्डिंग है वो हिल चुकी है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग नीचे गिर जाए। सो वी शुड स्टॉप ourselves to enter in these type of building. Listen to news bulletins, pay attention to the warning। हमें न्यूज़ बुलेटिन सुननी चाहिए और वार्निंग्स पे जो ब्रॉडकास्ट होती है, वार्निंग जो ब्रॉडकास्ट होती है टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, रिगार्डिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दीज टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, वी शुड लिसन दीज टाइप ऑफ न्यूज़। पीपल लिविंग नियर द कोस्ट एरिया शुड मूव टू हायर एरियाज। आपके जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, अगर ऐसी कोई वार्निंग आती है तो उस केस में उन्हें को हायर एरियाज में चले जाना चाहिए। फिशर मैन शुड नॉट वेंचर इनटू द रिवर और सी। जो फिशरमैन है उनको आपके रिवर और सी में उस टाइम नहीं जाना चाहिए जिस वक्त आपको वार्निंग दी गई है। ओके So government should also take some actions during these type of natural calamities, like rescue workers of government and non-government organization should be put immediately into action। जो लोग गवर्नमेंट के कुछ NGOs हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, रेस्क्यू वर्कर्स हैं, ठीक है, और चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGOs हैं जो रेस्क्यू में हेल्प करते हैं, इन सबको एक्शन में आ जाना चाहिए टू इवैक्यूएट द अफेक्टेड एरियाज बाय एयरलिफ्टिंग द इंजर्ड पीपल, ताकि इंजर्ड पीपल को एयरलिफ्ट किया जा सके in these type of situation। they should also drop food and medicine in the affected areas। और उनको फूड और जो भी मेडिसिन है उस एरिया में ड्रॉप करनी चाहिए। ओके, विद द हेल्प ऑफ एयरप्लेन। रिलीफ कैंप शुड बी सेटअप फॉर होमलेस। जो लोग घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए रिलीफ कैंप्स बन जाने चाहिए। सफिशिएंट मेडिसिन मिलनी चाहिए, फूड मिलना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, उनको बेडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो कैंप्स में इजीली रह सकें। डॉक्टर शुड बी पुट ऑन ड्यूटी टू ट्रीट इंजर्ड एंड डिजीज्ड विक्टिम। ऐसे विक्टिम्स को जो इंजर्ड हैं या फिर जो जिनको बीमारी है कुछ, इनके लिए डॉक्टर्स वहाँ पे ड्यूटी पे लग जाने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में
ये सी चीज़ें हुई हैं एंड उन्हीं एरियाज़ को फोकस में लेके आना पड़ेगा. एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विक्टिम्स फॉर रिबिल्डिंग द लाइफ. गवर्नमेंट को उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, अपनी लाइफ को रिबिल्ड कर सके, दोबारा से उनकी लाइफ पटरी पे आ सके. People from all over the country should also donate to relief funds meant for such victim. और जो पूरी कंट्री को भी इसमें सहयोग देना चाहिए. Like they can donate the money for the victims. ओके जो ये आपके नेचुरल क्लैमिटी से अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए डोनेशन पूरे देश को एक साथ मिलके करना चाहिए. So this is all about the natural calamities. This chapter is finished now, and now I will start the new chapter, the last chapter, that is our environment. Student, you have to keep it in your mind. You have to watch the video in a proper way and you have to give answer accordingly. So thank you everyone. Keep watching the video and do your work in a regular basis and prepare for your Zoom class whenever I will take it. So thank you everyone.